Assalamu alaikum everyone. Today I am making this video on the request of Afaq on the topic of scholarships in Italy. वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि आफाक का चैनल लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको डिफरेंट किस्म की अपडेट्स मिल सकें. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्कॉलरशिप्स इन इटली. इटली में स्कॉलरशिप्स काफ़ी अच्छे हैं फॉर बोथ PhDs एंड फॉर मास्टर्स. फॉर PhDs स्कॉलरशिप मैं कहूँगा कि एज़ कम्पेयर टू मास्टर ईजी है. ईजी इस सेंस में नहीं है कि इनको अवेल करना ईजी है, इस सेंस में है कि मास्टर्स में आपको स्कॉलरशिप कंफर्म नहीं होता जब आपका एडमिशन होता है, लेकिन जब आप PhD में आते हैं तो आपका स्कॉलरशिप कंफर्म्ड होता है फ्रॉम पाकिस्तान. सो हम इस वीडियो को चलें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहले हम मास्टर से रिलेटेड थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम PhD से रिलेटेड थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं. क्योंकि मैं PhD स्कॉलरशिप पर हूँ तो मैं उस पर ज़्यादा आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ. मास्टर्स का मुझे इल्म है लेकिन उस तरह से इल्म नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि मेरा मास्टर्स इधर से नहीं था, लेकिन मुझे उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर लाजमी करूँगा. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ. मेरा नाम सुमैर अनीस है. मैं इधर PhD स्कॉलर हूँ ऑन लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मरीन साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी. मेरा बेसिकली मास्टर्स बुदापेस्ट से था इन सेम फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड बैचलर्स फ्रॉम पाकिस्तान इन द सेम फील्ड. सो लेट्स टॉक अबाउट मास्टर स्कॉलरशिप. मास्टर स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है. जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक प्री असेसमेंट टेस्ट मांगती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट प्री असेसमेंट टेस्ट आपको सेलेक्ट कर लेती हैं. जैसा कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा जिसमें पढ़ रहा हूँ उसकी एग्जांपल लेते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो प्री असेसमेंट टेस्ट मांगती हैं. उसमें आपने एक सिंपल सा टेस्ट क्लियर करना होता है जिसमें आपने जो भी आज तक बैचलर्स में पढ़ा है उसकी एक समराइज्ड फॉर्म होती है और वो आपका टेस्ट हो जाता है. उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं. इंटरव्यू के लिए कॉल करने का मेजर मकसद ये होता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की असेसमेंट की जाए, क्योंकि इधर इटली में एज सच IELTS सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो भी चाहिए होता है. तो केयरफुली जब भी एडमिशन की कॉल आए तो गाइडलाइंस रीड कर लिया करें, क्योंकि उस पर बाज़ का लिखा होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. कुछ ने लिखा होता है कि हम ड्यूरिंग इंटरव्यू असेसमेंट कर लेंगे और कुछ ने लिखा होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज लाजमी होती है. उसके बाद चलें, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, सारी गाइडलाइंस रीड कर लें. उसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो गया. अब इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चंस क्या होते हैं? इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चंस यही होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट चाहते हैं इटली से, आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस है. मीन्स के एक जनरल किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं फॉर मास्टर्स डिग्री. लेकिन जो मेन एम होता है इंटरव्यू का वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होता है. तो वो आपसे कन्वर्सेशन करते हैं और उसमें आपसे वो असेस कर लेते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है. जो वंस आपका जब इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, आपके डॉक्यूमेंट असेसमेंट फेज भी क्लियर हो गई, और उसके बाद फिर रह जाता है आपका एनरोलमेंट लेटर. अब मास्टर्स के लिए ये होता है कि आपने एक पहले प्री एनरोलमेंट करानी होती है. जब आपका लेटर यूनिवर्सिटी से इशू हो जाता है तो उसके बाद एम्बेसी में आपने प्री एनरोलमेंट करानी होती है. उसकी खास डेट्स होती हैं और हम उनके दौरान ही प्री एनरोलमेंट करा सकते हैं. जब आपकी प्री एनरोलमेंट हो जाएगी तो उसके बाद आप फिर वीज़ा अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. अब मैंने जैसे पहले बोला कि यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती IELTS की, लेकिन बाज़ औक़ात एम्बेसी IELTS की रिक्वायरमेंट डाल देती है कि आपने IELTS सर्टिफिकेट जमा कराना है. तो उसके लिए फिर आपको IELTS लाजमी होता है. लेकिन इस साल और पिछले साल क्योंकि कोविड की वजह से IELTS सेंटर बंद रहे हैं तो एम्बेसी ने ये रिक्वायरमेंट ख़त्म की हुई है. लेकिन इन फ्यूचर ये रिक्वायरमेंट दोबारा आ सकती है. तो बेटर टू चेक बिफोर टाइम लाइक वेदर एम्बेसी रिक्वायर्स IELTS सर्टिफिकेट और नॉट. सो इसके बाद आपका प्रोसीजर वीज़ा हो गया, सब कुछ हो गया, आपका एडमिशन हो गया. सो मेन बात रहेगी स्कॉलरशिप.
तो स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगा? स्कॉलरशिप इसके काफ़ी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं इटली में मास्टर्स के। कुछ स्कॉलरशिप आपको बिफोर अराइवल मिल जाते हैं और कुछ स्कॉलरशिप आपको आफ्टर अराइवल मिलते हैं। और बिफोर अराइवल स्कॉलरशिप लेना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सा काम है और वो आपको यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली पूछना पड़ता है और यूनिवर्सिटी की कॉल में मेंशन होता है अगर बिफोर अराइवल स्कॉलरशिप हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की कॉल में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी आपको बिफोर अराइवल स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इधर मास्टर्स डिग्री के लिए आ जाएंगे और उसके बाद आपको एक सेमेस्टर अपने खुद के एक्सपेंसेस पे सर्वाइव करना पड़ेगा। अब इसमें से कई बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं। तो ये कुछ एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इटली का हर शहर दूसरे शहर से डिफरेंट है। अगर आप इटली की नॉर्थ साइड पे रहें तो वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इटली की मिड साइड पे रहें वहाँ एक्सपेंसिव कम है, साउथ साइड पे भी एक्सपेंसेस और ज़्यादा कम है। लेकिन साउथ में भी कई ऐसे सिटीज़ हैं जैसे रोम हो गया, बारी हो गया, यहाँ पे एक्सपेंसिव भी नॉर्थ के मुकाबले में भी ज़्यादा हैं। तो एक्सपेंसिव देखने का बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी एक ग्रुप है जैसे आप सबको पता होगा स्कॉलरशिप नेटवर्क, वहाँ पे आप जाके किसी भी सीनियर से रब्ता करें जो उस सिटी में मौजूद है, तो इंशाल्लाह आपको लाजमी गाइड करेगा। और लेकिन एक टिप ये है कि जब भी आप किसी सीनियर को कॉन्टेक्ट करें तो प्लीज़ डोंट आस्क क्वेश्चंस लाइक आई वांट टू गेट अ स्कॉलरशिप और आई वांट टू फाइंड माय फील्ड, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ नॉट सुटेबल टू आस्क। उसकी एक रीज़न है क्योंकि एक आप अगर किसी सीनियर से रब्ता कर रहे हैं तो पहले आप बिफोर हैंड सारी कॉल रीड करें। आई एम प्रेटी श्योर लाइक इफ यू रीड द कॉल यू विल गेट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। सो सीनियर आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आ रही या कुछ ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के मुझे एक मास्टर्स की डिग्री चाहिए, मुझे इस फील्ड में चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कॉल रीड ही नहीं किया, आपने कुछ रीड ही नहीं किया और आप कह रहे हैं कि आपको डायरेक्ट सीनियर सब कुछ फाइंड करके दे दें। तो इस बात का भी एक अंदाज़ा रखें कि एक सीनियर के इनबॉक्स में तकरीबन 20 से 25 रोज़ाना के मैसेजेस आते हैं। तो अगर वो इसमें से ऐसे मैसेजेस सारे के सारे मैसेज ऐसे होंगे तो हर एक को रिस्पॉन्ड करना बड़ा डिफ़िकल्ट और टफ होता है। इसी वजह से रिकमेंडेड ये है कि पहले आप कॉल रीड करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उनसे रब्ता करें। और बैक टू द टॉपिक ऑफ स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलता और आप इधर अपने एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं, तो उसका ये तरीक़ेकार होता है कि आपने पहला सेमेस्टर अपने ऊपर सर्वाइव करना होता है, अच्छे ग्रेड्स अचीव करने हैं। जब आप अच्छे ग्रेड्स अचीव कर लेते हैं तो आपको इधर यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाता है। उस स्कॉलरशिप में तकरीबन आप लगा लें कि 200 से 250 यूरो पर मंथ होता है। उसमें आपका अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है और बाज़ औक़ात मील्स भी इंक्लूडेड होते हैं, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा में आपको मील्स इंक्लूडेड होते हैं। तो ये रह गया मास्टर्स का सारा। तो जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन थी मास्टर्स की उतनी मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको इसके अलावा मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्कॉलरशिप नेटवर्क का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें और उधर आप सीनियर से एक क्वेश्चन इस तरह के पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीएचडी स्कॉलरशिप। पीएचडी स्कॉलरशिप तकरीबन बहुत ज़्यादा और हर साल काफ़ी अच्छी वाफर मकदार में आते हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मेजर उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो ये करते हैं कि कॉल अच्छी तरह से रीड नहीं करते। बाज़ काज में मेंशन होता है कि पीएचडी में आपने सुपरवाइजर्स को पहले ईमेल लिखनी होती है। सो वो अप्लाई कर देते हैं, उनका प्रोफेसर से रब्ता कोई नहीं होता। तो जब डॉक्यूमेंट असेसमेंट की स्टेज आती है तो प्रोफेसर ने पहले से कुछ कैंडिडेट्स सेलेक्ट कर लिए होते हैं जिन्होंने ईमेल पर रब्ता किया होता है, तो वो उनको स्कॉलरशिप अवार्ड कर देते हैं। और दूसरी मेजर गलती जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो रिकमेंडेशन लेटर नहीं लिखवाते हैं, क्योंकि बाज़ काज में लिखा होता है कि क्लियरली लिखा होता है कि आपका रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, लाजमी चाहिए, और वो रिकमेंडेशन लेटर आपका रिकमेंडेड डायरेक्टली अपनी ईमेल से कोऑर्डिनेटर ऑफ योर प्रोग्राम ऑफ योर फ्यूचर पीएचडी प्रोग्राम सेंड करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर अगर ले भी लेते हैं तो उसको एक लेटर की फॉर्मेट में ले लेते हैं और जब एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो उस रिकमेंडेशन लेटर की कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि ये अगर कहते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर लिया जा रहा है तो ये रिकमेंडेशन लेटर डायरेक्टली ईमेल के थ्रू ही सेंड किया जाएगा। सो ये हो गया पीएचडी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो मेजर मिस्टेक्स हैं।
बाकी जो माइनर मिस्टेक्स हैं वो प्रपोजल से रिलेटेड हैं। मैं माइनर प्रपोजल से रिलेटेड इसलिए कहूँगा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्रपोजल लिखना एक मुश्किल काम है और हर एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है और हर सुपरवाइज़र का वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है। तो ठीक है, आप प्रपोजल लिखें, लेकिन किसी सीनियर से रब्ता करें और उसको चेक करवाने का प्रपोजल कि क्या आपका प्रपोजल वाकई ही एक सूटेबल है कि नहीं है, या गाइडलाइंस आप जब स्कॉलरशिप मेंटर के ग्रुप में जाएंगे तो उधर गाइडलाइंस मौजूद हैं कि आपने प्रपोजल कैसे लिखना है, तो उस गाइडलाइन से रिलेटेड प्रपोजल तैयार करें तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन लाजमी होगा। पीएचडी के एडमिशन्स हर साल जनवरी से स्टार्ट होते हैं और लास्ट कॉल्स सितंबर से अक्टूबर तक चलती रहती हैं। इनकी इनटेक सिर्फ 2 होती हैं। जिनके एडमिशन्स अर्ली आते हैं, ये मीन्स के जिनके जनवरी या फरवरी में कॉल्स आ जाती हैं, उनके एडमिशन और जो सेमेस्टर्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। और जिनकी कॉल्स लेट आती हैं उनके सेशंस जनवरी से या दिसंबर ही से स्टार्ट हो जाते हैं। सो अगर इसको समराइज़ किया जाए तो हर साल तकरीबन स्टार्ट ऑफ द ईयर में स्कॉलरशिप आते हैं और एंड ऑफ द ईयर आपको वहाँ पे जाके अटेंड करना पड़ता है कोर्सेज। हर यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट डेडलाइंस हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मैं आप क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा में पढ़ रहा हूँ तो उसी की आपको रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा के एडमिशन हर साल अप्रैल या मई में आते हैं और एक महीने 1 मंथ बाद इसके क्लोज हो जाते हैं। हाँ, अब इससे मुझे एक और बात याद आई कि एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट और सबसे बड़ी एक क्विक स्टेप आपने ये दिखाना होता है कि डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। ट्राई टू रीड द कॉल्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स एंड गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, क्योंकि जब वंस कॉल पब्लिश हो जाती है तो उसके तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद वो कॉल एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर होने का मतलब ये है कि आपने 15 से 20 दिन के दौरान सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है और उसको अप्लाई करना है। तो फ़र्ज़ करें आप यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा में पीएचडी का एडमिशन सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो उसका बेस्ट प्रोसीजर क्या है कि आप दिसंबर से इस साल दिसंबर 2021 से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू करें। जनवरी 2022 या फरवरी 22 से आप प्रोफेसर्स को ईमेल लिखना स्टार्ट करें, प्रोफेसर से रब्ता करें। अगर कोई प्रोफेसर का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो उसका कंसेंट लेटर लें और जब जैसे ही मई या अप्रैल में एडमिशन खुलें आप फ़ौरन अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन लाजमी होगा। और क्या रहे, और तीसरी चीज़ डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, कॉल्स की पार्ट हो गई और स्कॉलरशिप अवार्ड की। अब स्कॉलरशिप अवार्ड में भी जब कॉल्स आती हैं तो उसमें आपके पास कॉल्स पे लिखा होता है कि जैसे 6 पीएचडी सीट्स हैं। अब उन 6 पीएचडी सीट्स पे मेंशन होता है कि 1 विद स्कॉलरशिप एंड 5 विदाउट स्कॉलरशिप। सो never accept a place without a scholarship, because once you will be in Italy you will never get any scholarship for PhD. For master is a different case, because for master you can get scholarship after coming to Italy, but for PhD once it's written it's without scholarship, it's without scholarship for the rest of your stay in Italy. So never accept any offer without a scholarship. हमेशा स्कॉलरशिप के साथ ही ऑफर का कोई एक्सेप्ट करें, क्योंकि इधर आके आपको पीएचडी में बाद में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। उसके बाद जब आपको पीएचडी का एडमिशन हो गया, हर चीज़ हो गई, आपको स्कॉलरशिप हो गया, उसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंट असेसमेंट की स्टेज है उसके बाद पीएचडी में भी इंटरव्यूज़ होते हैं। वो इंटरव्यूज़ में ये मास्टर्स के इंटरव्यू से डिफरेंट होते हैं। इसमें आपकी इंग्लिश नॉलेज तो देखी जाती है, क्योंकि पीएचडी में भी इटली में आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। अगर एम्बेसी मांग ले तो अलग बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल तक आइल्स का सर्टिफिकेट लाजमी नहीं होता। तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आपका रिसर्च प्रपोजल कम्प्लीटली इवेलुएट किया जाता है और उसके ऊपर आपका अच्छे खासे क्वेश्चन भी किए जाते हैं। तो बी रेडी कि जो आप लिख रहे हैं वो आपका अपना हो, किसी का कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि जो प्रपोजल है उससे रिलेटेड आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और उसी से रिलेटेड आपको मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। और जब आपके इंटरव्यू के बाद आपको एक फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, जब वो लिस्ट आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि आपका पीएचडी एडमिशन कन्फर्म्ड है और आप इटली में आ रहे हैं। तो ये बात होगी प्रोसीजर से रिलेटेड और ये सब चीज़ों से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं एम्बेसी से रिलेटेड कि आपका मास्टर और पीएचडी का स्कॉलरशिप हो गया, उसके बाद अपने एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करना होता है। अब वीज़ा अप्लाई करने का भी एक अच्छा खासा इटली का लंबा प्रोसीजर है। उसमें लीगलाइजेशन करानी होती है, डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करानी होती है, तो उसका भी तकरीबन 2.5 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा, आप अपना प्रोसीजर, अगर आप रियली मोटिवेटेड हैं तो
प्रोसीजर स्टार्ट कर लें, वेल बिफोर टाइम ये प्रोसीजर स्टार्ट करें। जैसे कि आप जनवरी या फरवरी, आपने अगर नेक्स्ट ईयर 2022 में अप्लाई करना है तो जनवरी 2022 या फरवरी 2022 में अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें, लीगलाइजेशन का, ट्रांसलेशन का, जो DOV रिक्वायरमेंट्स होती है उनका, इन सब की से रिलेटेड एक चेक लिस्ट आपके उस स्कॉलरशिप नेटवर्क के ग्रुप में मौजूद है। आप वहाँ जाकर डाउनलोड करें, सारा अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें और आप अपने आप को मुकम्मल रेडी रखेंगे। जैसे आपका स्कॉलरशिप होता है या एडमिशन होता है, आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें। आई होप मैं हर टॉपिक को कवर कर चुका हूँ अबाउट PhD एंड मास्टर स्कॉलरशिप। सो अगर कोई टॉपिक रह भी जाए तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप उसमें कमेंट में कर से वो टॉपिक पूछ सकते हैं। तो उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और अफाक को दूंगा और अफाक वहाँ पे दोबारा अपलोड कर देगा जो आपसे के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होंगी। सो अब नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आ जाती है कि यहाँ पे लाइफ कैसी है। ये लाइफ क्वालिटी तो अच्छी है, ये हर शहर की दूसरी शहर से डिफरेंट है। अगर आप इटली के नॉर्थ साइड पे रहते हैं तो ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है साउथ साइड से। लेकिन नॉर्थ साइड का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ ये एक्सपेंसिव है। जैसे कि अभी मिलान की एग्जांपल लें, मिलान में अगर आपने एक अकोमोडेशन सिंगल रूम लेना है तो 600 to 700 यूरो आपको पड़ेगा। ये सिचुएशन रोम में है। लेकिन अगर आप जैसे जिनोवा में मैं हूँ, यहाँ से आप एवरेज प्राइस 300 से 350 यूरोज़ हैं। अकोमोडेशन ढूंढना इधर इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ईज़िली मिल जाती है अकोमोडेशन। लेकिन जब आप पाकिस्तान से पहली दफ़ा आ रहे हो तो Airbnb की वेबसाइट पे जाएं, 1 महीने की अकोमोडेशन अपनी बुक करा के आएँ और किसी को पैसे पहले पे ना करें। कोई आपको फेसबुक पर रब्ता करता है कि मैं आपकी अकोमोडेशन अरेंज कर दूंगा या ये कर दूंगा, अगर तो आपका कोई जानने वाला सीनियर मौजूद है पहले से और आपको कहता है कि मैं आपकी अकोमोडेशन बुक कर दूंगा तो ठीक है, उस पर एतबार किया जा सकता है। लेकिन कोई प्राइवेट बंदा, कोई इटालियंस आपको कहे कि मुझे आप डिपॉजिट दें, मैं आपकी अकोमोडेशन बुक कर दूंगा, इतने पैसे होंगे, तो नेवर डू इट। 1 महीना आप Airbnb बुक करें, इधर आएँ, आराम से अपनी अकोमोडेशन के ऑप्शन सर्च करें, अपनी मार्केट को सर्च करें। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आइडियलिस्टा की वेबसाइट है, इमोबिलियाडे की वेबसाइट है, इन वेबसाइट को सर्च करें, यहाँ पे अकोमोडेशन देखें अपने एरिया में और कॉन्टैक्ट करें, आपको अकोमोडेशन आराम से मिल जाती है। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स का भी सीन होता है। तो हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट हॉस्टल्स हैं, तो यूनिवर्सिटी के आप इंटरनेशनल ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं कि अगर हम हॉस्टल्स में अकोमोडेशन चाहते हैं तो वो भी आपको अकोमोडेशन मिल सकती है, और वो तो आपको बिफोर एंटरिंग इटली मिल सकती है, और वो सबसे सिक्योर तरीका है क्योंकि यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको अकोमोडेशन मिलेगी। उसके अलावा जो मंथली एक्सपेंसेस की बात की जाए तो मंथली एक्सपेंसेस इटली में तकरीबन आप लगा लें 150 से 200 यूरो हैं एवरेज प्राइस। मैं तमाम सिटीज़ को कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर सिटीज़ का डिफरेंट आपको बताना बहुत मुश्किल है। सो हम एवरेज एज्यूम कर लेते हैं 150 से 250 यूरो में आपका मंथली एक्सपेंसेस सब निकल जाते हैं। और यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्योंकि आपने देनी कोई नहीं होती, क्योंकि ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं होती। जो आपने पेमेंट करनी है वो सिंपल अपने एक एनुअल टैक्स होता है जो 136 यूरोज़ के करीब होता है या 170 यूरोज़ के करीब होता है। और उसके अलावा आपने जो अपने खाने पीने और ट्रांसपोर्ट का जो और डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस हैं वो करने होते हैं। तो अगर इन टोटल समराइज़ किया जाए तो आपका तकरीबन एक अकोमोडेशन प्लस फूड प्लस मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपका 400 to 500 यूरोज़ सब कुछ कवर हो जाएगा पर मंथ में। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन एज वेल। अगर आप मुतवसत खर्च हैं, मीन फजूल खर्च नहीं हैं, तो ये मैं उसके लिए प्राइस ला रहा हूँ। अगर आप फजूल खर्च हैं तो फिर तो आप 1000 यूरोज़ भी आपके लिए कम होंगे। सो एक सिंपल खर्च के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि 400 to 500 यूरो इन एवरेज प्राइस लिटरली, except Rome and Milan, because Rome and Milan are very expensive in terms of accommodations. So yes, the one major point which is remaining is about the safety for males and the females. इटली शहर अच्छा है, यहाँ पे कोई ऐसा खास रेसिज्म का इशू नहीं है और ये तकरीबन मेल्स और फीमेल दोनों के लिए सेफ है। तो अगर आप रूल्स की फॉलो कर रहे हैं और अच्छी तरीके से रह रहे हैं तो आपको कोई इतना खास तौर पर तंग नहीं करेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। इंशाल्लाह आपका जब आपका एडमिशन हो जाए आप इधर ज़रूर इंजॉय करेंगे अपना स्टे, और स्टडीज़ का भी अच्छा है। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ इस कंट्री में आके, तो इंशाल्लाह आप भी सेटिस्फाई होंगे। I hope everything is covered. So if something is remaining, please let me know in the comments. So when you will post the comments under this video,
then the Afaq will let me know, and then I will try to make another video to answer your questions. So अपना ख्याल रखें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन. ओके, अल्लाह हाफिज़.